बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं जमी। इससे पहले आप इस कहानी की 325 किस्सा सुन चुके हैं और अब 326 किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। एडगर ने मेरा साथ दिया था, फिर किसी के करीब आने से कबल ही कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा चुका था। मेरा खून खोल रहा है। एडगर ने मुठियां भींच कर कहा, कल तक किसी में इतनी मजाल ही नहीं थी कि मेरी तरफ आंख उठा के भी देख सके। और आज शायद तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम किन लोगों के आलाकार बन गए हो। मैंने पुरसुकून लहजे में कहा, ये एक बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द सियासी तंजीम है। इस किस्म की कत्ल व गारतगरी कराना उनके मामूलात में शामिल है। काश मुझे मालूम हो जाए कि उस हमले का जिम्मेदार कौन है, मैं उसका खून पी जाऊंगा। एडगर ने दांत पीस कर कहा, उनका असल हदफ मैं था और इसमें शक नहीं कि मैं बाल बाल बचा हूँ। वो लोग पहले से हमारे बाहर निकलने के मुंतजिर थे। तुम्हें इस झगड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है। उन्होंने मेरे बार के दरवाजे पर हमला किया है। अगर मैंने उनके खिलाफ कोई कदम ना उठाया तो गोटेल के सारे बदमाश शेर हो जाएंगे और मेरी वक़्त दो कुड़ी भी नहीं रह जाएगी। तुम्हें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए एडगर। 2 आदमी मारे गए, उनमें एक का ताल्लुक एक सरकारी एजेंसी से भी है और सरकारी एजेंसी से मुतल्लक कोई आदमी मारा जाए तो सरकारी एजेंसियां कुछ ज्यादा ही अलर्ट हो जाती हैं। इस झगड़े में पड़ने का मतलब खुद को ख्वामुखा मुश्किलात में फंसाने के सिवा कुछ नहीं होगा। मुझे हैरत है, ये बात आप कह रहे हैं, क्या आपको मालूम नहीं कि सरकारी एजेंसियों के काम करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले मेरी ही शामत आएगी। मुझे मालूम है एडगर, मैंने एक तवील सांस लेकर कहा, लेकिन एक हकीकत तुम भी नजरअंदाज कर रहे हो और वो ये है कि वारदात के वक्त मैं भी तुम्हारे हमरा था। उससे क्या फर्क पड़ता है? एडगर ने तेजी से कहा, बल्कि ये तो और भी खराब बात है। मैं तो पहले ही बूढ़ साहब वाले मामले में नजरों में आ चुका हूँ। अब तो यही समझा जाएगा कि जो कुछ भी हुआ मेरी मां पर ही हुआ। इन खदशात को ज़हन से झटक दो, मैंने कहा, इसलिए कि मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। मेरा बयान तुम्हारे हक में होगा। एडगर ने हैरत से मुझे देखा। एक तो आपका रवैया मेरी समझ से बाहर है। कहीं मैं किसी बड़ी मुश्किल में तो नहीं फंसने वाला? मुझे हंसी आ गई। मैं तो तुम्हें मुश्किल से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम मुझ पर ही शुबा कर रहे हो। ये तो ज्यादती है ना एडगर। मैं तो तुम्हें ही मुश्किल से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम मुझी पर शुबा कर रहे हो। ये तो ज्यादती है ना डियर एडगर। मैं कभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया, लेकिन इस बार आया तो ऐसे बेढब तरीके से आया कि बचने का कोई रास्ता ही नहीं था। मेरी समझ में नहीं आता कि जद पर आने के बावजूद मेरे साथ रियायत क्यों बरती जा रही है। किसी हकीकत से मैं इस बिना पर इनकार नहीं किया जा सकता कि वो समझ में नहीं आ रही। तुम मुझे जानते हो, मेरे मिशन से भी वाकिफ हो गए। मैं अपनी तवज्जो हमेशा अपने मिशन पर मरकूज रखने की कोशिश करता हूँ। मेरे मिशन की राह में जो भी आएगा उससे मेरा तसादम होगा। आसान लफ्जों में यूं समझ लो कि जो मुझसे उलझेगा मैं उससे उलझूंगा और जो मुझसे नहीं उलझेगा उससे मेरा कोई झगड़ा नहीं। तुम लाइल्मी में दुश्मन के आलाकार बन गए, लेकिन जैसे ही तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तुम इससे बात आ गए। अगर बुढ़ को तुम्हारे हाथों नुकसान पहुंच गया होता तो मैं तुम्हें हरगिज माफ ना करता। मैं आपका शुक्र अदा नहीं कर सकता जनाब, एडगर ने कपकपाती हुई आवाज में कहा, लेकिन मैंने बूढ़ साहब को बर वक्त पहचान लिया था। उनसे मेरा वास्ता पड़ता रहा है। मुझे ये भी मालूम था कि वो आपके साथियों में से हैं और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि गोटेल में आपका मर्तबा क्या है। सच पूछिए तो मुझे अपनी मौत नजर आने लगी थी। इन तमाम मामलात के पीछे एक शातिर दिमाग काम कर रहा है। वो मुझसे छुपा छुपा फिर रहा था, लेकिन अब मेरी नजरों में आ गया है। वो हद से बड़ी हुई खुद एतमादी का शिकार है। उसे ये ज़ोम है कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और मैं उसका ज़ोम खाक में मिलाने के दर पे हूँ, जबकि उसकी कोशिश ये है कि मैं अपनी तवज्जो मरकूज ना करने पाऊँ। तुम इसे अंदाजा कर लो कि वो कल रात यहाँ पहुंचा है और उस वक्त से अब तक उसने हमें सुकून का सांस नहीं लेने दिया। कल रात वो मेरी नजरों से ओझल हो गया था। चंद घंटे कबल वो फिर नजर आया। अगरचे अब हमने ऐसे इंतजाम कर लिए हैं कि वो अब हमारी नजरों से ओझल ना हो सके, ताहम जो कुछ वो कर चुका उसका फौरी तदराक मुमकिन नहीं है। उसने सारा वक्त शरपसंद अनासर से राब्तों में गुजारा होगा, जिसका अंदाजा इस बात से होता है कि मुझ पर और मेरे साथियों पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। इन हमलों का नोटिस ना लेना मेरी मजबूरी है। अगर मैं इन चक्रों में उलझ गया तो उसका मकसद पूरा हो जाएगा। लेकिन मिस्टर अली, क्या आप उलझ नहीं गए? एडगर ने झिझकते हुए कहा। मैंने एक लम्हा भी जाया नहीं किया। फौरी तौर पर एक मंसूबा बनाया और उस पर अमल पैरा होने का इरादा रखता हूँ। रैंडल को भी मजा आ जाएगा। एग्जेक्टिव क्लब पहुंचने तक मैं एडगर को उसका रोल समझा चुका था। बुढ़ गेट पर ही मौजूद था और बेचैनी से मेरा इंतजार कर रहा था। मेरे साथ एडगर को देखकर उसकी आंखें हैरत से फैल गई। तुमने इतनी जल्दी से पकड़ भी लिया? उसने कहा, लेकिन इसने एतराफ तो नहीं किया होगा। रैंडल कहाँ है? रैंडल कहाँ है? मैंने बूढ़ के सवाल को नजर अंदाज करते हुए पूछा।
थोड़ी देर कबल अपने कमरे में गया है, लेकिन तुमने बहुत देर लगा दी। पहले रैंडल से मिल लें, बातें बाद में होती रहेंगी। दस्तक के जवाब में कमरे का दरवाजा खुद रैंडल ने खोला था। मुझे देखकर उसके होंठों पर बड़ी पुरफरेब मुस्कुराहट नमूदार हुई। ज़हे नसीब, यकीन नहीं आता कि एक अजीमुल मुरत्तब शख्सियत ने मेरी इज्जत अफजाई की है, तशरीफ लाई है। उसने दरवाजे से हटते हुए कहा। उसने बूढ़ और एडगर की तरफ निगाह उठाकर भी नहीं देखा था। मैं तनहा नहीं हूँ, मैंने खुश्क लहजे में कहा। मेरे हमरा 2 अफराद और भी हैं। जिस तरह दोस्तों के दोस्त भी दोस्त होते हैं, उसी तरह मेहमानों के साथ आने वाले भी मेहमान होते हैं। तुम्हारे साथ आने वाले भी मेरे मेहमान हैं। मैंने उन्हें अंदर आने से रोका तो नहीं है। हम तीनों अंदर दाखिल हो गए। रैंडल हमारे सामने बिछा जा रहा था। एडगर को हैरत थी। उसे मेरी इस बात पर शुबा पैदा होना शुरू हो गया होगा कि मुझ पर होने वाले हमलों के पस से पूछते रैंडल का हाथ कार फरमा था। एडगर के सामने तो रैंडल का एक ही रूप था, और वो रूप इंतहा खुशनुमा था कि उसकी जाहिरी निगाहें उसके रूप के अकब में पोशीदा क्रिया शख्सियत तक नहीं पहुंच पा रही थी। तुमने बहुत छोटी ज़हनियत का मुजाहरा किया है रैंडल। मुझ पर हमला कराने के लिए तुम्हें किराए के गुंडों का सहारा नहीं लेना चाहिए था। ये तुम क्या कह रहे हो? रैंडल ने मुतेराना लहजे में कहा। मैं मुस्तकिल तुम्हारे सामने हूँ, किसी को फोन करूंगा तो वो भी तुम्हारे इल्म में आ जाएगा। एडगर ने मुझे तमाम बातों से ना सिर्फ आगाह कर दिया, बल्कि वो तुम्हारे खिलाफ गवाही देने पर भी आमादा हो गया है, मैंने कहा। और रैंडल ने चौंक कर एडगर की तरफ देखा। जहां तक मुझे याद पड़ता है, एडगर से ये पहली मुलाकात है। रैंडल ने एडगर को गौर से देखते हुए कहा। आज सुबह की बात है, एक शख्स पैराडाइज बार पहुंचा और एडगर से मुलाकात की। उस शख्स ने एक बड़ी रकम के इवज एडगर को मुझे और मेरे साथियों पर कातलाना हमला करने के लिए तैयार कर लिया, और वो शख्स तुम और रैंडल। अच्छा, रैंडल ने इस्तेहज़ाई अंदाज में कहा। ये मेरी मालूमात में एक दिलचस्प इजाफा है। संजीदगी इख्तियार करो रैंडल। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम किस किस्म की मुश्किलात में घिर गए हो। संजीदगी तो तुम्हें इख्तियार करनी चाहिए। तुम्हें मेरे खिलाफ इतना वादे सबूत मिल गया था तो मेरे पास दौड़े आने की जरूरत क्या थी? अपने आदमियों से कहते, वो मुझे गिरफ्तार कर लेते। एडगर ने बुड की कार को टक्कर मारने की कोशिश की थी। किस्मत थी कि बुड बच गया। फिर एडगर के 4 साथियों ने मेरा ताकुब किया। वो चारों मारे गए। उसके बाद जरा देर कबल पैराडाइज बार से निकलते हुए मुझ पर फायरिंग की गई। मैं तो खैर बच गया, लेकिन 2 अफराद हलाक हो गए, जिनमें से एक का ताल्लुक मुकामी पुलिस से था। मैं तो वहां से निकल आया, लेकिन अब तक पुलिस तफ्तीश शुरू कर चुकी होगी। मेरी समझ में नहीं आया कि ये कहानियां तुम मुझे क्यों सुना रहे हो। रैंडल ने मेरी बात काट कर कहा। इसलिए कि मुझे तुमसे हमदर्दी है। मैं नहीं चाहता कि गोटेल की पुलिस तुम तक पहुंचे। शुक्रिया। गोटेल में कोई तो मेरा हमदर्द है, रैंडल ने तंज किया। वैसे तुमने जो जहमत की, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। पुलिस को आने दो, मैं खुद उनसे निपट लूंगा। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है, पैराडाइज बार के कई मुलाजमीन ने तुम्हें वहां देखा था, और वो सब तुम्हें शनाख्त कर लेंगे। रैंडल की आंखों में दिलचस्पी की चमक उभरी। अंदाजन ये किस वक्त की बात होगी? उसने मुझसे पूछा। अंदाजन नहीं, यकीनन ये सुबह 10:12 की बात है, जब तुम पैराडाइज में दाखिल हुए थे। देखो अली, मैं तुम्हें एक संजीदा और बुर्दबार आदमी समझता हूँ। तुम्हारी शख्सियत खासी बावकार है। इस किस्म के ओछे हथकंडे पुलिस वालों के लिए छोड़ दो। मैंने भी चीफ को कुछ कीमती मशवरे दिए थे, मगर चीफ मानते ही नहीं। बुढ़ ने कहा, अपनी मनमानी किए जाते हैं। शायद तुम्हारी बात इनकी समझ में आ जाए। समझ में आने वाली बात बगैर किसी के समझाए समझ आ जाती है। समझ में आने वाली बात बगैर किसी के समझाए समझ में आ जाती है, और ना समझ में आने वाली बात कोई किसी को नहीं समझा सकता, मैंने कहा। महज इत्तफाक की बात है कि जिस वक्त मैं पैराडाइज बार में था, एन उसी वक्त फ्रांसीसी सफारत खाने में भी मौजूद था। रैंडल ने तंजिया लहजे में कहा। वहां से मेरी वापसी 10:30 बजे हुई थी। मैंने चौंक कर एडगर की तरफ देखा। मेरा ख्याल है मैंने वक्त गलत बयान कर दिया। सही बात यह है कि उस वक्त 11:15 हुए थे। क्यों? जी हाँ, एडगर ने खनकार कर कहा। मैंने महसूस किया था कि वो रैंडल की शख्सियत से बुरी तरह मरूब हो गया है। उस वक्त 11:15 बज रहे थे। रैंडल के होंठों पर एक याराना मुस्कुराहट नमूदार हुई। मेरा ख्याल था कि तुम अपने पत्ते बड़ी एहतियात से खेलते होगे, लेकिन आज अंदाजा हुआ कि तुमसे ज्यादा फलाब खिलाड़ी रोए जमीन पर मिलना मुश्किल है। मैंने हैरत से पलकें झपकाई। नाराज क्यों हो रहे हो डियर रैंडल? मुझसे क्या गलती नहीं हो सकती? तुम ओछे हथकंडों पर उतर आए हो। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारा मद्दे मुकाबिल कौन है? रैंडल ने चुभते हुए लहजे में कहा। मैं तो तुम्हारी हमदर्दी में यहाँ चला आया था रैंडल, मैंने उठते हुए कहा। अगर मुझे पहले से इल्म होता कि तुम मेरा शुक्रिया अदा करने की बजाय मुझ पर तंज शुरू कर दोगे तो हरगिज यहाँ ना आता। बैठ जाओ अली, बैठ जाओ, रैंडल ने हाथ हिलाकर कहा, और मुझ पर हाथ डालने का ख्याल ज़हन से निकाल दो। दरवाजे पर होने वाली दस्तक की वजह से रैंडल अपना जुमला मुकम्मल ना कर सका। कौन है? आ जाओ।
रैंडल ने बुलंद आवाज में कहा। दरवाजा खोल के अंदर दाखिल होने वाली तहजीब माल्कम एक्स थी। ओहो, मालूम होता है आज मेरी किस्मत बहुत ज्यादा जोरों पर है, वरना कहाँ मैं और कहाँ इतने बड़े बड़े लोग। हैरत है, मैंने कथा कलामी करते हुए कहा। एब्रनहाल के बड़बोले का शुमार बड़े लोगों में कब से होने लगा। तशरीफ लाइए मैडम एक्स, रैंडल ने खड़े होते हुए कहा। अली तो मालूम नहीं क्यों मुझसे कुछ खफा खफा लग रहे हैं, हालांकि इन्हें तो तुम पर सदके वारी जाना चाहिए। तहजीब ने मेरे बराबर बैठते हुए कहा। मालूम होता है अली ने तुम्हारे एहसानात भुला दिए हैं। अब से चंद घंटे कबल तुम मुझे गिरफ्तार करने आई थी, अब ये आए हैं। मालूम नहीं तुम दोनों मेरी तरफ से इस कदर बदजन क्यों हो गए हो। जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो किसी की तरफ से बदजन नहीं होते जैसे तुम हो, तहजीब ने तमस्खराना अंदाज में कहा। और जो लोग बुरे होते हैं वो हर एक की तरफ से बदजन नहीं रहते हैं जैसे हम हैं। आप तो मजाक के मूड में मालूम होती हैं मैडम एक्स। चंद घंटे कबल तो तुमने मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया था, अब मेरा नाम कैसे याद आ गया। उस वक्त आपकी नीयत में फतूर था, आप मुझे फांसने के लिए आई। उस वक्त आपकी नीयत में फतूर था, आप मुझे फांसने के लिए आई थी। मुझे माइक्रो टेप रिकॉर्डर किस्म के आलात से बहुत डर लगता है। इस वक्त आपकी नीयत तो साफ है, मगर अली की नीयत ठीक नहीं है। काश इन्हें मालूम होता कि इस वक्त यहाँ होने वाली गुफ्तगू का एक एक लफ्ज टेप किया जा रहा है। अली को शायद ये नहीं मालूम कि जिस जाल में ये मुझे फांसने आए थे उसमें खुद फंस चुके हैं। इस टेप की बुनियाद पर मैं अली के खिलाफ मुकदमा कर सकता हूँ। किसी गैर मुल्की शहरी को हिरासा करना जुर्म है, मगर ऐसा नहीं करूंगा, इसलिए कि मुझे तुम लोगों से मोहब्बत है और जिनसे मोहब्बत हो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। मैंने हैरत से आंखें फाड़ कर रैंडल को देखा। तुम ब्लफ कर रहे हो, यहाँ कोई टेप रिकॉर्डर नजर नहीं आ रहा। रैंडल हंसने लगा। तुम बड़ी दिलचस्पी से बातें करते हो। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि किसी चीज की मौजूदगी के लिए उसका नजर आना चंदा जरूरी नहीं। और उसमें ब्लफ करने की क्या बात है। अपनी मजबूती के लिए मैं से इंतजामात ना रखूं तो तुम जैसे मुझे एक घंटे भी जिंदा ना रहने दे। वो ठीक कह रहा था। इस वक्त उसकी जिंदगी का दारो मदार ही नहीं इंतजामात पर था जो उसने कर रखे थे। उसका दिफाई इसार जरा भी कमजोर होता तो यूं आजादाना तौर पर नहीं घूम सकता था। मैं उसे फांस लेता। गोया मैंने अब तक जो मेहनत की थी वो रायगां साबित हुई। मैंने मायूसी से कहा। मेरी चाल तुमने मुझ पर ही उलट दी। नहीं, उल्टी तो नहीं, रैंडल ने मैंने खेज लहजे में कहा। लेकिन मुस्तकबिल में ये हो भी सकता है। अगर तुम अपनी हरकतों से बाज ना आए तो मेरा जी यही चाह रहा है कि तुम्हारी शिगिर्दी इख्तियार कर लूं। लेकिन मुस्तकबिल में ये भी हो सकता है कि अगर तुम अपनी हरकतों से बाज ना आए तो मेरा तो जी चाह रहा है तुम्हारी शिगिर्दी इख्तियार कर लूं। बुढ़ने का मुझे किसी बाकमाल आदमी की तलाश थी। चीफ की सलाहियतें तो जवाल पजीर नजर आने लगी हैं। ये खेल जो हो रहा है ना, इसका अंजाम यही होना है। रैंडल मक्कारी से मुस्कुराया। तुम्हारा चीफ हकायक का सामना करने से गुरेजा है। तुम लोगों को भी मजाक सूझ रहा है, मगर एक वक्त आएगा जब तुम संजीदगी से यही कुछ सोच रहे होगे। बस तो फिर ठीक है, बुढ़ ने सारी लाया। जो वक्त कल लाना है वो आज ही क्यों ना आ जाए। जो काम हमें कल करना है उसे आज ही क्यों ना कर लें। अच्छे बच्चे तो आज का काम कल पर नहीं छोड़ते, रैंडल ने संजीदगी से कहा। लेकिन ये मुकदमा सिर्फ अच्छे बच्चों के लिए है। जब बच्चे बन जाओ मेरे पास चले आना, मैं तुम्हारी पजीराई करूंगा। तुम बहुत ऊंची हवा में उड़ रहे हो रैंडल, मैंने जहरीले लहजे में कहा। लेकिन इसे याद रखना कि मैं तुम्हें बचकर नहीं जाने दूंगा। जिंदगी बड़ी नापायदार शय अली, कौन जाने तुम्हें कल का सूरज भी देखना नसीब होता है या नहीं, रैंडल ने बेपरवाही से कहा। एक मुसलमान की हैसियत से मेरा इस पर ईमान है रैंडल, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे किसी गुर्गे या किराए के टट्टू के हाथों नहीं मारा जाऊंगा। मैं तुम्हारा मकरूज हूँ रैंडल, और ये कर्ज मैं जल्द अज जल्द चुका देना चाहता हूँ। कौन से कर्ज की बात कर रहे हो अली, रैंडल ने बड़ी मासूमियत से कहा। जजीरे वाला या एयरपोर्ट वाला? जजीरे वाला कर्ज तो मैं अरसा हुआ मासूद अदा कर चुका हूँ। वो शाख ना रही जिस पे आशियाना था। रैंडल ने बड़ा भरपूर कहका लगाया। जिसे तुम आशियाना कह रहे हो वो तो आर्दी ठिकाना भी नहीं था। लेकिन कोई बात नहीं, तुम छोटी मोटी कामयाबियों पर ही जश्न मना लो। बड़ी कामयाबियां तो तुम्हारे हिस्से आने से रही। असल कामयाबी का दिन तो वो होगा जब फलस्तीन यहूदियों के तसल्लुत से आजाद हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे गुरूर को खाक में मिला देना भी मेरी एक बड़ी कामयाबी होगी। तुम शायद ये समझ रहे हो कि मेरे बाद काम रुक जाएगा। अगर ऐसा है तो ये ख्याल ज़हन से निकाल दो। जो काम मैं कर रहा हूँ मैं नहीं रहूंगा तो कोई और इसे आगे बढ़ाने के लिए मेरी जगह ले लेगा। जो कुछ तुम कर रहे हो तुमसे पहले ओली बावर्ड कर रहा था। उसके बारे में ये कहा गया था कि उसकी उम्र ज्यादा हो गई थी। तुम्हारी उम्र ज्यादा नहीं, तुमने ओली बावर्ड की जगह ली है। तुम्हारे बाद कोई जवाब नहीं रह जाएगा, कोई नया तजर्बा नहीं किया जाएगा। ये बात पाए सबूत को पहुंच जाएगी कि जो काम ओली बावर्ड नहीं कर सका वो नामुमकिन था। तुम्हारे छोड़े हुए काम आगे बढ़ाने के लिए कोई नहीं आएगा। काम बेशक जारी रहेगा मगर सिमतें तब्दील हो जाएंगी।
एक इंसान को खुशफहमियों की दलदल से निकालना किसी दूसरे इंसान के बस से बाहर होता है। रैंडल ने कहा, तुम्हारा भी यही हाल है। बेबसी की इंतहा को पहुंच जाने के बावजूद भी खुशफहमी का दामन तुम्हारे हाथों से नहीं छूटा। मैं तुम्हारे सामने मौजूद हूँ, मगर तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब मैं नजरों के सामने नहीं रहूंगा तो उस वक्त तुम क्या कर लोगे? तुम तो एक नेमत हो, तुम अब कभी मेरी नजरों से ओझल नहीं हो सकोगे। गोटेल के अलावा किसी और मुल्क में तुम्हारे लिए पनाह नहीं है। यहाँ कब तक रहोगे? कभी तो यहाँ से जाओगे। कभी। रैंडल ने तमस्कराना अंदाज में कहा, ज्यादा से ज्यादा 2 रोज बाद मैं फ्रांस चला जाऊंगा। जी चाहे तो कल आकर टिकट देख लेना। क्यों अच्छा नहीं किया? तहदीब ने तेवरियों पर बल डाले। इस मामले की इंचार्ज मैं हूँ, मैं तुमसे जवाब तलबी कर सकती हूँ कि तुमने इंचार्ज की इजाजत के बगैर कोई कदम किस तरह उठाया। बिल्कुल पूछ सकती हो, मैंने कुछ दिली से कहा। जब मुझ पर हमला हो ही गया था तो मैंने सोचा क्यों ना लगे हाथों रैंडल को धौंस देता चलूं। मुमकिन है काम बन ही जाए, मगर काम नहीं बना। मुझे मालूम है कि तुम असल बात नहीं बताओगे। तहदीब ने एक ठंडी सांस लेकर कहा, मगर ये ज्यादती भी तुम मत करो। अगर तुम जानती हो तो क्यों पूछ रही हो? मैंने कहा, यह हकीकत है कि रैंडल जैसे शख्स के मुकाबले पर इंतहाई एहतियात की जरूरत है। जब तुम अपने साथियों से कुछ छुपाते हो तो यूं लगता है जैसे वो एतबार के काबिल ही ना हो। बुढ़ ने मगमूम लहजे में कहा, अपने साथियों को मैं अपने से ज्यादा मोतबर समझता हूँ, लेकिन हमें कुछ नहीं मालूम कि आइंदा क्या होने वाला है। फर्ज करो जिन लोगों को मैं अपने मंसूबे में शरीक करता हूँ उनमें से कोई दुश्मन के हाथ लग जाए और उस पर तशद्दुद किया जाए, और इस हद तक किया जाए कि वो अपनी जबान तक बंद ना रख सके, तो मैं अपनी शिकायत वापस लेती हूँ। तहदीब ने कहा, मामले की नजाकत के पेश नजर तुम्हें हक है कि जो मुनासिब समझो करो, लेकिन इंचार्ज तुम मैडम है। बुढ़ ने हैरान होकर कहा, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। तहदीब हंस कर बोली, मेरा इस मिशन का इंचार्ज होना भी अली के मंसूबे का एक हिस्सा है। बुढ़ ने अमकाना अंदाज में मुंह खोल दिया, मैं समझा नहीं। रैंडल को ये तासर देना जरूरी है कि हम उसके सामने बेबस हो रहे हैं, तहदीब ने कहा, और वो इस ज़ोम में मुब्तला हो जाएगा कि हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और अली के लिए उसे बेखबरी में छाप लेना आसान हो जाएगा। क्यों अली? तुम बिल्कुल दुरुस्त समझी, मैंने मुस्कुरा कर कहा, मैं यही कुछ करना चाह रहा हूँ, यानी उसकी निगरानी वगैरह का कुछ फायदा नहीं। बुढ़ ने मायूसी से कहा, हम ना अपना वक्त जाया कर रहे हैं। अहमक आदमी निगरानी नहीं होगी तो मंसूबा किस तरह बरवेकार लाएंगे? मैंने कहा, निगरानी तो बुनियादी अहमियत की हामिल है। जहाँ तक मेरा अंदाजा है चीफ, तुम महज इस वजह से कमजोर पड़ रहे हो कि मामला एक गैर मुल्की सिफारत खाने का है। बुढ़ ने कहा, मेरे कमजोर पड़ने की एक वजह ये भी है। मैंने कहा, और अपनी इस मजबूती के बायस वो खुशफहमी में मुबतला है। तुम ये मामला मेरे सुपुर्द कर दो चीफ। इससे कबल भी बाद ऐसे काम मैं कर चुका हूँ जो कोई और नहीं कर सकता था। तुम देखना मैं इस मामले को कितनी खुश असलूबी से निपटाता हूँ। तुम क्या करना चाहते हो? मैंने बुढ़ को घूरते हुए कहा, उसे ठिकाने लगा के लाश गायब कर देंगे और खुद उसकी तलाश शुरू कर देंगे। तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती, मैंने नफी में सारी लाकर कहा। क्यों नहीं दी जा सकती? आखिर इसमें हर्ज ही क्या है? मालूम होता है तुम जजीरा मर्ग पर होने वाली बेइज्जती भूल गए। रैंडल को खत्म कर देने से उस बेइज्जती का बदला नहीं लिया जा सकता। उसकी रसवाई बहुत जरूरी है। वो नाकाबिल शिकस्त होने के ज़ोम में मुबतला है। उसे खुद पर नाज है कि वो बहुत अच्छा मंसूबा साज है। उसका ख्याल है कि हर कामयाबियां मेरे मुखालफीन की नाइली के मरहूने मिन्नत होती है। इस वक्त वो सियोनियत का बहुत बड़ा सरमाया है। यहूदियों ने उसे अपनी तमाम उम्मीदों का मरकज बना रखा है। अगर उसे इस तरह चुपके से मारकर उसकी लाश गायब कर दी जाए तो कुछ भी बाकी नहीं होगा। उसे तो यहूदी दुनिया के लिए इबरत का सामान बनाना है। कोई ऐसी सूरत निकालनी है कि आइंदा किसी के हाथों में कोई बड़ी कुव्वत मरकूज न होने पाए। यहूदियों की समझ में आ जाएगा कि दुश्मन को कमजोर न समझा जाए। किसी हद तक तो ये बात उनकी समझ में आ ही चुकी होगी, लेकिन उसकी तकमील उस वक्त तक नहीं होगी जब तक कि रैंडल पर फैसला कुन जरब न लगा दी जाए। क्या समझे? समझ गया। बुढ़ ने इस बात में सर हिलाया। तुम बहुत दूर तक देखते हो चीफ, इसलिए तो मैं तुम्हें चीफ कहता हूँ। बकवास मत करो, तुम तो रैंडल की शागिर्दी में जाने की ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे। बुढ़ हंसने लगा, आखिर मैं तुम्हारा मामन हूँ चीफ, ये कैसे मुमकिन है कि मैं उसे घिसे बगैर छोड़ दूं? तुम्हें मालूम था कि बुढ़ पर कातलाना हमला हुआ और उसके बाद मुझे भी खुदा ने बचाया। उसके बावजूद तुम यूं दनाती हुई चली आई। तुम्हें एहतियात करनी चाहिए थी, मैंने तहदीब से कहा। मैंने एहतियात की है, तहदीब मुस्कुराई। मुहाफिजों के साथ आई हूँ और अब इसी तरह हम सफर करेंगे। मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ। इस वक्त हमें बेजा खतरात मोल लेने से गुरेज करना होगा। रात का 1 बज चुका था, मगर जनरल टेरस और कैथी ब्रोन न सिर्फ जाग रहे थे बल्कि हमारे मुंतजिर भी थे। मैं, तहदीब और बुढ़ एग्जेक्टिव क्लब से स्क्वाड कारों के जलू में वापस आए थे। मैं तुम्हारे इंतजार में जाग रहा हूँ, जनरल ने मुझसे कहा, और मुझे तुमसे अहम नोयत की गुफ्तगू करनी है। जरूरत पड़ने पर तुम मुझे सोते से भी उठा सकते हो, मैंने मुस्कुरा कर कहा। वैसे खैरियत तो है, बहुत संजीदा नजर आ रहे हो। बात ही ऐसी है अली, मैं सरकारी मशीनरी के एहलकारों का मारा जाना गवारा नहीं कर सकता। ओह, मैं भी संजीदा हो गया। हाँ, इंस्पेक्टर सैमुअल मारा गया है।
लेकिन इस सिलसिले में क्या किया जा सकता है? मैं किसी गैर मुल्की को डील भी देने के हक में नहीं हूँ। तुम ख्वाह उस चक्कर में आ गए हो, उसका ताल्लुक फ्रांस से है और अगर उसके खिलाफ कोई कदम उठाया गया तो उस मामले में हुकूमत फ्रांस मुलव्वस हो जाएगी। मैं ख्वाह इस चक्कर में नहीं आया जनरल, क्या ये हकीकत नहीं है? हकीकत तो है, जनरल ने वसीले लहजे में कहा। सिफारती कवानीन का मकसद मुजरिमों को तहफ़्फ़ुज़ देना नहीं। अगर कोई शख्स मुजरिम है तो उसे बिला तखसीस सजा मिलनी चाहिए। तुम्हें इस पर गौर करना चाहिए अली, कैथी बरून ने कहा। तुमने रैंडल को डील देने की इंतहा कर दिया है। मैंने बारी बारी उन दोनों को गौर से देखा, मैं खुद भी तुम दोनों से मुत्तफिक हूँ। मैंने एक तवील सांस लेकर कहा, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इस सिलसिले में फौरी तौर पर क्या किया जा सकता है। तुम समझना नहीं चाह रहे हो, जनरल बोला, वरना ये तो बिल्कुल सामने की बात है। रैंडल को गिरफ्तार किया जा सकता है। किस जुर्म में? मैंने पूछा। वो यहाँ तकरीब कारी कर रहा है, इस जुर्म में। क्या तुम उस पर इल्जाम साबित कर सकोगे जनरल? जाहिर है कि उसे साबित नहीं कर सकेंगे, ज्यादा उसे मुल्क बदर कर देंगे। अगर तुम समझते हो कि इस तरह उसे करार वाकई सजा मिल जाएगी तो जरूर उसे मुल्क बदर कर दो। जनरल टेरेस मुझे घूरने लगा। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि उस पर कोई इल्जाम भी साबित नहीं किया जा सकता? शायद, मैंने मुख्तसरन कहा। जब आग अपने दामन तक पहुंच जाए तो मसलतें बालाए ताक रख देनी चाहिए, जनरल ने सपाट लहजे में कहा। आग बुझाने के लिए दामन तो क्या, पूरे पैरान की कुर्बानी भी देना पड़े तो उससे गुरेज नहीं करना चाहिए। तुम्हारी बात से ये मफहूम निकलता है कि फिल वक्त उसके खिलाफ कुछ न कुछ जरूर साबित किया जा सकता है। मैंने जवाब देने से कबल चंद लम्हे गौर किया। वो बेहद जज्बाती हो रहा था। उसके लहजे और अंदाज से नाराजगी जाहिर हो रही थी, लेकिन उसमें भी अपनाइयत थी। वो गोटेल में मुकम्मल बाइख्तियार होते हुए भी मुझसे इजाजत का ख्वाह था। अगर वो चाहता तो अपने तौर पर रैंडल के खिलाफ कोई भी कदम उठा चुका होता। मैं उसका क्या कर सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। मैं उसे मोर्द इल्जाम नहीं ठहरा सकता था। मुझे मालूम था कि उसके दिल में अपने अवाम से सच्ची मोहब्बत है। सरकारी मुलाजमीन को वो मुल्क कौम का असासा समझता था। अगरचे गोटेल के सरकारी मुलाजमीन में भी वो तमाम खामियां मौजूद थी जो तीसरी दुनिया के ममालिक के सरकारी मुलाजमीन का जुज बन चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद जनरल ये गवारा नहीं कर सकता था कि उन्हें किसी गैर के हाथों नुकसान उठाना पड़े। कुछ कसूर मेरा भी था। अगर मैं उसे अपने मंसूबे में शामिल कर लेता तो उसके पास सब्र कर लेने के लिए कोई जवाब तो मौजूद होता। तुमने सही अंदाजा लगाया जनरल, मैंने एक तवील सांस लेकर कहा। रैंडल के खिलाफ इतना मवाद बहरहाल मौजूद है कि उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। तो फिर तुम्हारी खामोशी का जवाब क्या है? जनरल ने बुज़दरिबाना अंदाज में कहा। मैं यहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन मुझे मालूम हुआ है कि गोटेल में अली ग्रुप के हेडक्वार्टर में धमाका हुआ था। खुदा का शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, मगर यही क्या कम है कि तकरीबकार खुल खेलने पर उतर आए हैं। उसके बाद बुढ़ पर हमला हुआ, फिर तुम्हारा ताकुब किया गया, जिसके नतीजे में 4 अफराद मारे गए। उनका ताल्लुक चूंकि शायर पसंद अनासर से था, इसलिए मुझे उनकी हलाकत का गम नहीं, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद तुम पर भी हमला हुआ। तुम बच गए, मगर दीगर 2 अफराद मारे गए। उनमें से एक सरकारी मशीनरी का एक अहम पुर्जा था। चंद घंटों के अंदर अंदर इतनी खून रेजी हो चुकी है अली, मगर तुम्हारे कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। इन तमाम तकरीबकारियों के पीछे रैंडल है। मैंने कहा, ये एक ऐसी हकीकत है जिसे ना तो साबित किया जा सकता है और ना तब्दील किया जा सकता है। तब्दील किया जा सकता है। जनरल ने मुझे हैरत से घूरा। क्या यानी ला बात नहीं है? मेरा मतलब ये है कि अगर रैंडल को गिरफ्तार कर लिया जाए तो ये वाकयात रुकेंगे नहीं, इसी तरह जारी रहेंगे। ये बात तुम इतने वसूख से किस तरह कह सकते हो? ये महज मेरा अंदाजा है, लेकिन मुझे यकीन है कि ये अंदाजा गलत नहीं है। हमारी नजरों में आने के बाद रैंडल गायब हो गया था। कल रात के बाद से आज रात तक उसकी सरगर्मियों के बारे में हम कतन ला इल्म है। सवाल यह है कि इसी दौरान वो क्या करता रहा और कहाँ रहा। तुम ऐसी वाहियात बातों में उलझने की वजह से कुछ कर नहीं पाते, जनरल ने वसीले लहजे में कहा। ये वाहियात बातें नहीं है जनरल, इस वक्त मेरे खिलाफ एक नेटवर्क काम कर रहा है। रैंडल ने यहाँ के अहम जराइम पेशा लोगों से राब्ते कायम करके एक ऐसा मरबूत निजाम कायम कर दिया जो मेरे खिलाफ काम करता रहेगा। वो एक तरह से उसे खुदकार निजाम कहा जा सकता है। रकम की उन लोगों को कमी नहीं, इसलिए उसने रकम तो दिल खोल कर खर्च की, लेकिन खुद सामने नहीं आया, इसलिए किसी को नहीं मालूम कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं। अगर मालूम होता तो रैंडल की गिरफ्तारी पर मामला रुक जाता, लेकिन चूंकि किसी को मालूम ही नहीं कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं, इसलिए जो उन्हें फीड कर दिया गया है वो उसी तरह करते रहेंगे। हाँ, अगर उन्हें मालूम हो कि उनसे काम लेने वाला रैंडल है तो उसकी गिरफ्तारी पर ये तकरीबकारियां रुक जाएंगी। अच्छे मफरूजात हैं, जनरल ने सारी लाया, लेकिन इन मफरूजात को बुनियाद बना लिया जाए तो आदमी अज़ुए मुअत्तल होकर रह जाएगा। मैंने जनरल को जवाब देने की बजाय टेलीफोन का रिसीवर उठाया और पैराडाइज बार के नंबर डायल किए। रिसीवर खुद एडगर ने उठाया था। मैंने उसकी बराई हुई आवाज पहचान ली थी। मैं आपसे राब्ता कायम करने के लिए बेचैन था जनाब, एडगर ने मेरी आवाज पहचानने के बाद कहा, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि आपसे कहाँ राब्ता कायम किया जा सकता है। इस वक्त यहाँ पुलिस वालों का हुजूम है, उन्होंने मेरा नाटका बंद कर रखा है।
मुझे याद है एडगर, मुझे कुछ ताखीर होगी, लेकिन बेफिक्र हो, चंद मिनट के अंदर अंदर वो तुम्हारा पीछा छोड़ देंगे। लेकिन मुझे हैरत है कि उन्होंने तुमको फोन अटेंड करने की इजाजत क्यों दे दी। इतनी रियायतें तो मुझे मिल ही सकती हैं जनाब। थोड़ा बहुत असर और रसूख मेरा भी है, लेकिन ये मामला चूंकि ऊंची सतह का है, इसलिए मेरे हमदर्द भी बेबस हैं। मैंने माउथ पीस पर हाथ रखा और एडगर की गुलू खलासी कराने के लिए तहजीब को चंद हदायत दी। तहजीब ने फौरन ही ट्रांसमीटर संभाल लिया। अब तुम्हारे हमदर्द तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, मैंने एडगर से कहा। इसके अलावा कोई और खास बात तो नहीं है तो सही, लेकिन उसके लिए तखलिया जरूरी है और मैं गिरा हुआ हूँ। फोन नंबर नोट करो। मैंने एक नंबर नोट कराया और जैसे ही तनाई मैसर आए मुझसे बात करो। फोन बंद करके मैंने जनरल की तरफ देखा। अपनी बात साबित करने के लिए मुझे थोड़ी देर और लगेगी, मैंने कहा। मैंने मुतलका लोगों से बात कर लिया है। तहजीब ने मुझसे कहा है एडगर की जान छूट जाएगी। वो कह रहा था कि कोई अहम बात है जो दूसरों के सामने नहीं बता सकता। अब वो लोग उसके पास ही हटे तो वो मुझे फोन करे। तुम कह रहे थे रैंडल ने तुम्हारे खिलाफ कोई नेटवर्क कायम कर दिया है। अगर नहीं किया तो मैं उसे नाअहल कहूंगा। मैंने जनरल की बात काट दी। वाकयात भी उसी सिम से इशारा करते हैं। हालात का तकादा भी यही था कि मेरी तवज्जो असल मामले से हटाने के लिए मुझे मुस्तकिल तौर पर उलझा लिया जाए। मुझे तो बस इसी बात से दिलचस्पी है कि रैंडल ठिकाने लगे तो अली अपना वादा पूरा करे, कैथी बरोद ने कहा। कौन सा वादा? बुड बोला। उसके कान खड़े हो गए। कुछ नहीं, तहजीब ने जल्दी से कहा और कैथी ब्राउन हंसने लगी। तुम लोग जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हो, बुड ने एक एक को देखते हुए कहा। लेकिन याद रखो बुड से कुछ छुपाना मुमकिन नहीं है। जब ये मुमकिन ही नहीं है तो तुम्हें परेशानी किस बात की है? मैंने शरारत अवेज लहजे में कहा। तुम लोग बुड को तंग मत किया करो, कैथी ब्राउन ने कहा। दरअसल अली ने रैंडल का कुजिया निमटते ही घर बसाने का वादा किया है। क्या? बुड उछल कर खड़ा हो गई। इतनी बड़ी बात से मुझे बेखबर रखा गया? मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया, मैंने जल्दी से कहा। तुमने जरूर वादा किया होगा चीफ। काफी अरसे से तुम किसी बहाने की तलाश में थे। मैडम भी ताक में थी कि कोई बहाना मिले और तुम दोनों ठका ठक। ये ठका ठक क्या होता है? मैंने बुड को खुशमगीन नजरों से घूरा।